दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों आज हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और आंतरिक कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलते हैं अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मंत्रिपरिषद देखते हैं कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों लोग आते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके पास केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा हुआ, वित्त हुआ, विदेश हुआ, अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय भी कैबिनेट मंत्री के पास ही होते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनकी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। और जो है ये बैठकों में भी अधिकतर भाग लेते हैं। जैसे जो बैठकें हुई कैबिनेट की, इसमें भाग लेंगे। नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पे हैं राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। जैसे राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट के साथ सहयोगी मंत्री के तौर पर कार्य कर सकते हैं, अथवा मंत्रालय या फिर विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। जैसे किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा सकता है, अतिरिक्त कार्यभार इन्हें दिया जा सकता है। सहयोग के मामले में इन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। सहयोग के मामले में अगर सहयोग का मामला देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई मंत्रालय बड़ा है और वो कैबिनेट मंत्री उस पर नियुक्त है, तो मंत्रालय बड़ा होने की वजह से उन्हें अतिरिक्त कार्यभार के रूप में राज्य मंत्री दिया जा सकता है। जैसे वर्तमान में वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके साथ साथ अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री हैं, जो कि वित्त मंत्री ही राज्य मंत्री हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कार्यभार इस चीज़ का दिया गया है। राज्य मंत्री जो कि उनके साथ कैबिनेट के सहयोगी मंत्री भी हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे राज्य मंत्री को जब तक कैबिनेट मंत्री न चाहे तब तक किसी भी समितियों में या फिर किसी भी मीटिंग्स में भाग नहीं ले सकते। अगर कैबिनेट मंत्री चाहता है तो इतनी स्वतंत्रता उन्हें दे सकता है कि किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं। अगर उन्हें कैबिनेट मंत्री उन्हें आमंत्रित करता है कि आप इस बैठक में जाएं या फिर इस बैठक में भाग लें, तो जो राज्य मंत्री हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं उप मंत्री। ये कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी जैसे राज्य मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, इनके प्रशासनिक या फिर राजनैतिक या संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ आते हैं एक संसदीय सचिव, जिन्हें मंत्रियों का दर्जा दिया गया है, लेकिन राजीव गांधी सरकार के बाद अभी तक वो कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं हुआ है। जो इनका कार्य होता था वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते थे। ये लोग 1967 से लेकर के राजीव गांधी की कार्यकाल तक इन्होंने कार्य किया, लेकिन उसके बाद संसदीय मंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। चलते हैं अब आगे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर लिखित एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें आप लोग। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। एक दूसरे में से अपनी संरचना, कार्यों व भूमिकाओं के कारण भिन्न होते हैं। ये अपनी भूमिकाओं के कारण, संरचना के कारण और कार्यों के द्वारा ही भिन्न कहलाते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, पहले मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद, इसमें सभी मंत्री 60 से 70 होते हैं। सभी मंत्री का मतलब ये है कि जितने भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है उतने मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोकसभा की सीटों का 15% जो कि लिखा गया है 15% ही नियुक्त किया जा सकता है।
वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कहीं से भी मंत्रियों का गठन हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। सामूहिक कार्य का मतलब ये है कि इन्हें जिस कार्य के लिए जिस कार्य को आवंटित किया जाएगा इनके लिए, उन्हीं चीज़ों पे कार्य करेंगे। इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है कि सभी लोग मिल करके किसी कार्य को करें। अगर किसी समिति के अंतर्गत सभी लोग काम कर रहे हैं तो उसमें सामूहिक कार्य हो सकता है, लेकिन अगर सभी लोग अलग अलग कार्यभार लिए हुए हैं तो उसमें इनका सामूहिक कार्य कोई नहीं होगा। इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के बारे में जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि वो मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण करते हैं कि किसको कौन सा कार्य दिया जाए, किसको कौन सी समिति में शामिल किया जाए। ये सब काम मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही होता है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। अगर किसी समिति में मेंबर हैं या फिर सदस्य कह सकते हैं, सदस्य हैं अगर ये, तो अगर वो राज्यसभा में अगर कोई बात बहस चल रही हो या फिर लोकसभा में, तो अगर लोकसभा के वो मेंबर हैं तो लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं, और राज्यसभा के अगर वो मेंबर हैं तो राज्यसभा में ही वोट कर सकते हैं। समिति में किसी में भी भाग ले सकते हैं जिसमें मंत्रिमंडल चाहे इनकी नियुक्ति करता है उसमें। तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में दिया गया है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75 में इनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इनका वर्णन जो है संविधान के 74-75 आर्टिकल में दिया गया है। यह ब्रिटेन की विकसित संसदीय व्यवस्था जो कि ब्रिटेन से ही ली गई है, तो वहाँ की विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय, त्रिस्तरीय का मतलब ये होता है कि कैबिनेट, राज्य और तीसरा उपमंत्री जो होते हैं, ये तीन लोग त्रिस्तरीय निकाय होता है। तो त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत होते हैं। मंत्रिपरिषद से ही मंत्रिमंडल बनता है और मंत्रिमंडल से ही आंतरिक कैबिनेट का भी गठन किया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें मंत्रिपरिषद से संबंधित रहीं। अब चलते हैं मंत्रिमंडल की तरफ। मंत्रिमंडल, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। 15 से 20 मंत्री का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग होंगे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, लेकिन उनमें से कुछ खास लोग होंगे जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं। तो 15 से 20 मंत्री इसमें लिए जाते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। इसमें राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री शामिल नहीं हो सकते हैं। ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करते हैं। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। कार्यकलाप सामूहिक का मतलब ये है कि जो कैबिनेट होता है ये किसी भी अगर विषय पर कोई भी सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक जरूर करेंगे। कोई भी मुद्दा हो किसी भी विषय पर वो एक हफ्ते में एक बार बैठक करते हैं। सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं। सरकारी कार्य किसी भी प्रकार का हो, ये मुख्य रूप से उसके बारे में निर्णय लेते हैं। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। जो 15-20 लोगों का एक ग्रुप होता है उनके कार्यकलाप जो होते हैं सामूहिक होते हैं, क्योंकि कैबिनेट के रूप में कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, यह मंत्रिपरिषद को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब जो 60 से 70 मंत्री नियुक्त किए गए हैं उनको राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। राजनीतिक निर्णय जैसे राजनीतिक में कोई भी निर्णय है उन लोगों के द्वारा किया गया कि किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किनको कौन सा ओहदा दिया जाए, तो इस विषय में इनके द्वारा ही निर्णय लेकर के निर्देश दिया जाता है मंत्रिपरिषद को, तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। ये जो भी निर्देश देंगे वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होंगे, उससे वो जैसे आनाकानी नहीं कर सकते, वही मानना पड़ेगा जो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल कहेगी। अगला पॉइंट है, यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। इसका परामर्श बाध्यकारी है।
राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था तो पूरा मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन ये जो सलाहकारी संस्था है इनका जो परामर्श होगा वो बाध्यकारी होगा। मतलब ये जो भी बातें करेंगे उस पर कोई विचार विमर्श करने की बात नहीं है, इन्हें बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति के लिए, उन्हें करना है तो करना है, ये चीज़ें होती है। मंत्रिपरिषद अगर कोई बात करती है तो उस पर राष्ट्रपति सोचते हैं, विचारते हैं, उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल कोई कार्य करता है और किसी प्रकार का निर्देश या फिर सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो वो उसके लिए वो बाध्यकारी होंगे उस कार्य के लिए। अगला पॉइंट है, यह मुख्य आपदा प्रबंधक हैं और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटते हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब ये है कि जैसे वर्तमान में कोरोना नाम की एक महामारी चल रही है, अगर इससे कोई भी आपदा होती है, महामारी होती किसी भी प्रकार का, जैसे हाल ही में अम्फान तूफान आया था जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को लेकर के बहुत ही तबाही फैलाया था, तो इसके बारे में अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटना है, तो यही लोग अपना एक समूह बनाएंगे और उस पर किसी समिति का भी गठन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से उससे निपटने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से यही उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालयों प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करते हैं। उच्चतम स्तर पर कह सकते हैं कि जैसे जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनकी जो भी राष्ट्रपति को सलाह देंगे, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति कराया जाए या फिर केंद्र सरकार खुद करे, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संवैधानिक अधिकारी जो हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो जो ये सलाह देते हैं उन्हीं के द्वारा ही, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जो है इन लोगों की वरिष्ठ सचिवालयों प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, उन्हीं का नियंत्रण किया जाता है। यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखते हैं। विदेश से संबंधित कोई भी बड़ी पोस्ट, जैसे विदेश हुआ, रक्षा हुआ, हमने आपको पहले ही बताया कि कैबिनेट के ही मंत्री होते हैं, कैबिनेट से ही लिए जाते हैं, जो मंत्रिमंडल में रखे जाते हैं। और हमने आपको कैबिनेट के बारे में जब बताया था तो उसी समय बताया कि इनके पास वित्त हुआ, विदेश हुआ, रक्षा हुआ, जो भी बड़े मंत्रालय हैं ये कैबिनेट के पास आते हैं। तो विदेश नीतियों और विदेश मामलों को यही देखते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अब आंतरिक कैबिनेट। आंतरिक कैबिनेट को हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं। किचन कैबिनेट कहने का मुख्य रूप से ये कारण है कि जैसे भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री जो कि आंतरिक कैबिनेट होते हैं, एक घेरे के अंदर घेरा, मतलब मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के अंतर्गत होते हैं आंतरिक कैबिनेट, जो खास होते हैं एकदम, जो प्रधानमंत्री के एकदम टच में होते हैं, इन्हें आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में आंतरिक कैबिनेट बहुत शक्तिशाली था, जिसके कारण ही इसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है जैसे किचन घर का एक प्रकार से सर्वे सर्वाई होता है, किचन के द्वारा ही, अगर किचन न रहे तो खाना कहाँ बन सकता है। आप अगल बगल बना लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किचन क्या होता है, पूरे घर का भरण पोषण करता है। वैसे ही ये किचन कैबिनेट कहलाती है। इसी के द्वारा पूरे भारत का सभी चीज़ों पर जो सारे निर्णय लिए जाते हैं वो आंतरिक कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। इनके बारे में मुख्य रूप से अगर हम पढ़ें तो यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 15 से 20 जो कैबिनेट मंत्री होंगे, इनकी कैबिनेट जो महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिला करके बन सकती है। महत्वपूर्ण मंत्री का मतलब ये है कि किसी प्रकार का मंत्री, अगर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण तो उन्हीं को ही हम कहेंगे जो कैबिनेट मंत्रालय में होंगे, कैबिनेट के अंतर्गत जो होंगे वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसमें अगर प्रधानमंत्री चाहें तो बाहर से भी किसी को शामिल कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के कोई मित्र हुए, पारिवारिक सदस्य हुए, अगर वो इस चीज़ में सक्षम हैं तो इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। किसी भी चीज़ पे यह औपचारिक निर्णय ले सकते हैं। इस औपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है। 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को रखता है जिन पे किसी भी समय, किसी भी विषय पर, सभी विषयों पे कह सकते हैं कि निर्णय ले सकता है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार में प्रभावशाली में अगर हम कहें तो अमित शाह जो कि वर्तमान के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी ये वित्त मंत्री हैं,
तो इनका मंत्रालय मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपने प्रभावशाली विश्वास सहयोगी रख सकता है। तो किसी को भी रख सकता है वो, अगर रखना चाहे तो। डिपेंड नहीं करता कि वो बड़े मंत्रालय लिए हैं इसलिए। तो 2-4 लोगों को अपने सहयोगी रखते हैं जिसे किसी भी विषय पर वो उनसे चर्चा कर सकते हैं, जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करते हैं। हर समस्या का मतलब है किसी भी विषय पर। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्रालय अगर निर्मला सीता जी के पास है तो फिर उन्हीं से उसी बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोगों की जब सामूहिक बैठक होगी 4-5 लोगों की, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी मौजूद होंगे, तो उसमें किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती, किस पे क्या निर्णय लिया जाए, क्या किया जा सकता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देते हैं। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दे, कोई भी मुद्दा हो उस पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी निर्णय हो ये सभी लोग मिल करके आपस में लेते हैं और उन पर विचार करते हैं कि इस चीज़ को करना उचित है या फिर अनुचित है, जैसा भी हो। इसीलिए इसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट के बारे में हम आपको बताए हैं कि किचन कैबिनेट जैसे ही सब कुछ सर्वे सर्वा का एक मुख्य होता है जहाँ पे सबका भरण पोषण कर सके, तो किचन कैबिनेट इसीलिए इसको कहा जाता है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे यह एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि कैबिनेट में मान लीजिए कि और अधिक मंत्री भी हैं। 60-70 तो मंत्रिपरिषद में होते हैं, उसमें से मान लीजिए 25-30 लोग कैबिनेट के अंतर्गत आ गए। तो कैबिनेट के 25-30 लोगों के से भी बड़े जो होते हैं, ये जब निर्णय लेते हैं तो कैबिनेट का ऐसा नहीं है कि कैबिनेट के भी मंत्री इसमें हो सकते हैं, लेकिन जो कैबिनेट निर्णय लेगा उनसे कहीं प्रभावशाली ये निर्णय लेते हैं। यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटते हैं। बड़ी कैबिनेट, अभी हमने आपको बताया, कैबिनेट का मतलब यह है कि कोई भी मंत्री हो अगर कोई निर्णय ले रहा है तो उनसे पहले, अगर 4-5 लोगों का समूह है तो किसी बात पे किसी भी समय, जब तक हम कई लोगों का समूह को जुटाएं और उन पे चर्चा के लिए बात रखें, उससे पहले 4-5 लोगों का हम समूह बना करके उस चीज़ पे तेजी से निवारण उसका कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करते हैं। गोपनीयता बरतने का मतलब है कि कोई ऐसा मुद्दा जो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच होना चाहिए थी, कैबिनेट तक भी बात नहीं जाती है जो कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जो 3-4 लोगों का समूह होता है जो किचन कैबिनेट कहलाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ये किचन कैबिनेट का मतलब ये हमेशा प्रधानमंत्री के टच में होना, कोई भी कार्य अगर हो तो प्रधानमंत्री के टच से ही होता है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत भारत में अनोखा नहीं है। यह सिद्धांत जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पहले से प्रचलन में है तथा सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करने में काफ़ी शक्तिशाली है। सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करने का मतलब है कि अगर सरकार किसी भी चीज़ पे निर्णय ली है तो अगर उन चीज़ों पे ये लोग अपना मत प्रस्तुत करते हैं तो इस पर काफ़ी शक्तिशाली होता है। अगर उन्हीं को पॉजिटिव वे में लिया इन्होंने तो पॉजिटिव अगर उसको निर्णय दे सकते हैं, अगर नेगेटिव वे में है तो ये लोग जल्दी ही उसको समापन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट होती है जिसे आंतरिक कैबिनेट कहते हैं। ये रहे सभी कैबिनेट्स, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और आंतरिक कैबिनेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच भिन्नता क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।